नमस्कार बच्चों। आप देख रहे होंगे कि मैं आराम से परिभाषा लिख रहा हूं और आपसे कोई बात नहीं चल रही। वो इसलिए कि आप इस परिभाषा को नोट कर लें। क्या परिभाषा है विद्युत अपघटन की? किसी विद्युत अपघटन के गलित विलयन या विलयन में, वो विलयन जलीय विलयन हो सकता है, गलित विलयन केवल गला के बनाया गया विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उस विद्युत अपघटन पदार्थ का अपघटित हो जाना विद्युत अपघटन कहलाता है। माने जैसे अगर हम बात करें कि ये हमारे पास कंटेनर है, पात्र, और इसमें सोडियम क्लोराइड भरा है, NaCl, वो भी गलित विलयन। कैसा विलयन भरा है? NaCl का गलित विलयन। और हमने इसमें विद्युत प्रवाहित की। विद्युत प्रवाहित करने के लिए हमेशा 2 इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं। ये 2 इलेक्ट्रोड हमने लगा दिए प्लेटिनम के। तो जब हम विद्युत प्रवाहित करते हैं तो देखते हैं NaCl विद्युत प्रवाहित करने पर 2 हिस्सों में टूट जाता है, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन। तो ये जो क्रिया है NaCl का 2 हिस्सों में टूट जाना विद्युत अपघटन कहलाती है। अब जब ये विद्युत अपघटन होगा तो जो ये अवयव बने, ये आयन जो बने हैं, ये आयन अलग अलग इलेक्ट्रोड की ओर जाएंगे। जिन पर धनावेश है वो ऋणावेशित इलेक्ट्रोड की ओर जाएंगी, अर्थात वे कैथोड की ओर जाएंगे, और जिन पर ऋणावेश है वे धनावेशित इलेक्ट्रोड की ओर जाएंगे, अर्थात एनोड की ओर जाएंगे। और वहां जाकर या तो वे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे या इलेक्ट्रॉन त्याग करेंगे और उदासीन अवस्था में आकर विसर्जित हो जाएंगे। तो ये क्रिया हमारी क्या कहलाती है? विद्युत अपघटन कहलाती है। आपको सबसे पहले इतनी परिभाषा याद करनी है। ये बात आपको समझ में आ गई कि इसमें हमने विद्युत प्रवाहित किया, ये NaCl 2 हिस्सों में टूट गया, ये विद्युत अपघटन कहलाता है। ये आपके समझाने के लिए बताया गया है। यहां तक परिभाषा लिखने के बाद आपको इसका उदाहरण देना है, और उदाहरण किस प्रकार से देंगे वो अब शुरू होगा। अभी तक तो आपको विद्युत अपघटन कैसे होता है वो बताया गया था यहाँ, ठीक है। तो एग्जाम्पल देंगे हम NaCl के ले लेते हैं। जैसे NaCl के गलित विलयन का विद्युत अपघटन करने पर कैथोड पर सोडियम और एनोड पर क्लोरीन प्राप्त होती है, और एनोड पर क्लोरीन प्राप्त होती है। हो गया भाई। NaCl के गलित विलयन का विद्युत अपघटन करने पर कैथोड पर सोडियम और एनोड पर क्लोरीन प्राप्त होती है। अब इसकी हम समीकरण से समझाएंगे इसे। ये आप नोट कर लेंगे। NaCl जब हम गलित विलयन में लेंगे और विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे DC, कौन सी विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं? DC। तो ये 2 हिस्सों में टूट जाता है, एक सोडियम आयन और क्लोराइड आयन। और सोडियम आयन क्योंकि पॉजिटिव चार्ज वाले हैं, ये कैथोड पर जाएंगे, और कैथोड पर कौन सी क्रिया होती है? कौन से इलेक्ट्रोड को कैथोड कहते हैं? जिस पर अपचयन क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है? अपचयन।
तो अपचयन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का ग्रहण। तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके सोडियम उदासीन परमाणु करके यहां पर क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। ये क्रिया हो गई अपचयन क्रिया। और एनोड पर पहुंचेंगे क्लोराइड आयन और ये क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन त्याग देंगे और रिएक्शन हो जाएगी अपचयन, सॉरी ऑक्सीकरण। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं एनोड पर हमें क्लोरीन मिल गई और सोडियम मिल गया हमें कैथोड पर। ये हो गया हमारा उदाहरण। यदि लेकिन हम दूसरा उदाहरण देखें, यदि NaCl के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन करते हैं तो कैथोड पर हाइड्रोजन मुक्त होती है और एनोड पर क्लोरीन प्राप्त होती है। एनोड पर क्लोरीन प्राप्त होती है। मतलब इसे हम ऐसे शो करेंगे, NaCl एक्वस विलयन जलीय विद्युत प्रवाहित की तो सोडियम आयन बना और क्लोराइड आयन। चूंकि एक जलीय विलयन है तो जब सोडियम आयन कैथोड पर जाएगा तो वहां इस विलयन में चूंकि जल के अणु भी हैं तो वे सोडियम आयन से पहले अपचयित हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, पहले अपचयित हो जाएंगे और वे 2 हाइड्रोजन मुक्त करेंगे और 2 OH नेगेटिव। एक हाइड्रोजन मुक्त, H2 प्लस 2 OH नेगेटिव, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती। रिएक्शन हो गई अपचयन। अब सोडियम आयन का अपचयन यहां नहीं हो पाता, वह OH आयन के साथ रिएक्ट करके NaOH बना देता है और विलयन को कर देता है क्षारीय। अर्थात विलयन में सोडियम आयन और OH आयन मिलते रहते हैं क्योंकि एक प्रबल विद्युत अपघटन पूर्ण रूप से वियोजित ही रहता है। ठीक है, यहां पर तो ये होता है एनोड पर हो गया वही पहली वाली क्रिया। अगर आप पूरा एक क्लोरीन बना दे 2 क्लोरीन ले सकते हैं, Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीकरण। सिंपली सी यहां बात खत्म हो जाती है। ये विद्युत अपघटन हो गया, किस प्रकार से NaCl का विद्युत अपघटन किया गया, फिर NaCl के जलीय विलयन का। अब यहां पर एक क्वेश्चन अराइज हुआ जो आपके दिमाग में भी आया होगा कि आखिर जल का अपचयन क्यों हुआ, सोडियम का अपचयन क्यों नहीं हुआ। ये डिपेंड करता है हमारा इनके मानक अपचयन विभव पर। किस पर डिपेंड करता है, इनके मानक अपचयन विभव पर। जो सोडियम का मानक अपचयन विभव है और जो हमारे जल का मानक अपचयन विभव है, जल का मानक अपचयन विभव अधिक होता है। मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे और नोट भी कर लेंगे। क्योंकि जल का मानक अपचयन विभव अधिक होता है, फिर सुन लेंगे,
क्योंकि जल का मानक अपचयन विभव का मान सोडियम के मानक अपचयन विभव से अधिक होता है। विद्युत रासायनिक श्रेणी याद करिए, उसमें शुरू में सोडियम है और बीच में जल आया था। कहाँ? जब मैंने कहा था फिर जल से धो लो, माने आयरन के बाद। तो जो जल है उसका मानक अपचयन विभव का मान अधिक है और सोडियम का कम है। और जिनका मानक अपचयन विभव का मान अधिक होता है उनकी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति ज्यादा होती है। तो यहां इन दोनों में लगती है प्रतिस्पर्धा कि कौन अपचयित होगा। तो उस प्रतिस्पर्धा में जल जीत जाता है, क्योंकि जल की इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की पावर ज्यादा है। ठीक है, इसलिए जल का मानक अपचयन विभव अधिक होने के कारण जल का अपचयन हो जाता है और सोडियम आयन का अपचयन यहां नहीं होता और हमें कैथोड पर हाइड्रोजन मुक्त प्राप्त होती है और सोडियम आयन और OH आयन मिलकर विलयन को क्षारीय करते हैं, NaOH बना लेते हैं। इसीलिए NaCl के जलीय विलयन का प्रयोग हम NaOH बनाने में करते हैं। यहाँ आपको लिखना सिर्फ इतना ही है कि विद्युत अपघटन की परिभाषा, NaCl का उदाहरण और गलित NaCl का। लेकिन जो मैं आपको बात बता रहा हूं, जो आपके दिमाग में क्वेश्चन उठा है उसे आप अलग नोट कर लेंगे। कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन। कॉपर सल्फेट CuSO4 विद्युत प्रवाहित करेंगे तो कॉपर आयन और सल्फेट आयन बनेगा और कॉपर आयन पहुंचेंगे कैथोड पर। यहां हम देखेंगे जल का अपचयन नहीं होता, जबकि ये भी जलीय विलयन है। कॉपर आयन का अपचयन हो जाता है। कॉपर आयन 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके कॉपर में चेंज हो जाते हैं। कॉपर कैथोड पर क्या प्राप्त हो जाता है हमें? कॉपर। जल का जो मानक अपचयन विभव है कॉपर के मानक अपचयन विभव से कम है, इसलिए अपचयन किसका पहले होता है? कॉपर का, जल का नहीं हो पाता है यहाँ, इसलिए क्रिया रहती है। और एनोड पर हम देखते हैं सल्फेट आयन, इसका ऑक्सीकरण नहीं होता, जल का ऑक्सीकरण हो जाता है। और कैसी रिएक्शन हो जाती है? रिएक्शन हो जाती है H2O O2 प्लस 2H पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीकरण की क्रिया हो जाती है पहले। ठीक है, ऑक्सीजन बन जाता है। तो यहां ऑक्सीजन मुक्त हो जाती है। तो कॉपर सल्फेट के उसमें देखते हैं तो एनोड पर ऑक्सीजन मुक्त होती है और जो सल्फेट आयन होते हैं वे विलयन में ही रहते हैं और H धनायन के साथ H2SO4 बनाकर विलयन को कैसा कर देते हैं? अम्लीय कर देते हैं। इसीलिए कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन कैसा होता है? अम्लीय रहता है। ठीक है, इस विलयन को कैसा कर देते हैं? अम्लीय। तो इसमें कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन का जब हम विद्युत अपघटन करेंगे तो क्या होगा? कैथोड पर कॉपर प्राप्त होती है और एनोड पर ऑक्सीजन मुक्त होती है। क्या लिखते हैं? कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन। ये हो गया हमारा हेडिंग, ये हमने करके दिखाया। तो लिख देंगे अतः कैथोड पर कॉपर विसर्जित होती है, माने मुक्त होती है, डिपॉजिट हो जाती है, तथा एनोड पर ऑक्सीजन मुक्त होती है। या सल्फेट मुक्त नहीं होता, क्योंकि सल्फेट SO4 का जो मानक अपचयन विभव है, ठीक है, उससे पहले SO4 का जो मानक अपचयन विभव है वो जल के मानक अपचयन विभव से बहुत अधिक है, जिसके कारण मानक अपचयन विभव इसका कम होने के कारण इसका जो इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति है वो भी कैसी होती है?
ज्यादा होती है और इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति ज्यादा होने के कारण जल यहाँ पर क्या हो जाता है, ऑक्सीकृत हो जाता है। तो इस प्रकार ये हमारा विद्युत अपघटन हो जाता है। अब विद्युत अपघटन के लिए वैज्ञानिक हुए फैराडे। अपघटन के लिए फैराडे का प्रथम नियम क्या है? विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में जब विद्युत अपघटन होता है, किसी इलेक्ट्रोड विशेष पर मुक्त पदार्थ की मात्रा विलयन में प्रवाहित विद्युत आवेश के समानुपाती होती है। माने जब हमने भी विद्युत अपघटन पढ़ा था तो हमने देखा था उसमें सोडियम मुक्त हो गया, कॉपर मुक्त हो गई। तो ये जो कॉपर के पदार्थ की मात्रा है, वो जो कितनी मात्रा उसमें मुक्त होगी, अर्थात विद्युत अपघटन में हमें कितनी मात्रा मिलेगी, यह उसमें जो हमने आवेश प्रवाहित किया है, जो विद्युत धारा प्रवाहित की है, उसके समानुपाती होता है। तो विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में किसी इलेक्ट्रोड विशेष पर मुक्त पदार्थ की मात्रा विलयन में प्रवाहित विद्युत आवेश के समानुपाती होती है। अर्थात अगर मात्रा को W से रिप्रेजेंट करते हैं तो समानुपाती Q माने आवेश, और हम जानते हैं क्या, हम जानते हैं भाई Q बराबर I इंटू टी। तो W बराबर हो गया समानुपाती I इंटू टी, और अगर समानुपाती का चिन्ह हटा दे तो W बराबर Z I इंटू टी। ये एक सूत्र आ गया। यहाँ पर जो ये Z आया है इसे कहते हैं विद्युत रासायनिक तुल्यांक। ये एक स्थिरांक है जिसका नाम है विद्युत रासायनिक तुल्यांक। और यदि I 1 एम्पियर हो, 1 एम्पियर की धारा और 1 सेकंड T 1 सेकंड हो, तो आप देखेंगे W बराबर हो जाएगा Z। माने किसी भी अभिक्रिया में जो विद्युत रासायनिक तुल्यांक होता है, जब हम उस विलयन में 1 एम्पियर धारा और 1 सेकंड में प्रवाहित करते हैं, तो जो पदार्थ की मात्रा प्राप्त होगी इलेक्ट्रोड पर, वह विद्युत रासायनिक तुल्यांक के बराबर होती है। तो ये हमारा फैराडे का प्रथम नियम है। समझ में आ गया आपको? प्रथम नियम में सिर्फ इतना सी बात ध्यान रखनी है कि विद्युत अपघटन करने पर किसी भी इलेक्ट्रोड पर पदार्थ की जो मात्रा प्राप्त होती है वह उसमें प्रवाहित विद्युत के समानुपाती होती है। W समानुपाती Q माने विद्युत आवेश, W बराबर I इंटू टी, Q बराबर IT होता है, तो W समानुपाती I इंटू टी। समानुपाती हटाएंगे, स्थिरांक आएगा विद्युत रासायनिक तुल्यांक, जिसे हम Z कहते हैं। यदि 1 एम्पियर धारा 1 सेकंड में प्रवाहित करते हैं तो W बराबर Z आ जाएगा। अब फैराडे का दूसरा नियम देख लेते। फैराडे का द्वितीय नियम, जब श्रेणी क्रम में जुड़े विभिन्न विद्युत अपघटकों के विलयन में समान मात्रा में विद्युत प्रवाहित की जाती है, तो इलेक्ट्रोडों पर जो पदार्थ की मात्रा मुक्त होती है उनकी तुल्यांक के भार के समानुपाती होती है। यहाँ हमने जो प्रथम नियम कहता था जब विद्युत अपघटन में किसी पदार्थ की मात्रा इलेक्ट्रोड पर प्राप्त होती है तो वह समानुपाती होती है उसके विद्युत आवेश के। अब हम ये कहते हैं कि हमने 1 2 3 विलयन, बहुत सारे 2 3 4 विलयन ले लिए हैं और उन्हें श्रेणी क्रम में आपस में जोड़ दिया है और समान विद्युत धारा प्रवाहित करें तो प्रत्येक विलयन में इलेक्ट्रोडों पर पदार्थ मुक्त होगा, और जो मुक्त होगा पदार्थ विद्युत अपघटन के फलस्वरूप उस पदार्थ की जो मात्रा होगी उसके तुल्यांकी भार के समानुपाती होगी। जैसे मान लीजिए हम बात करें कि हमने 3 विलयन लिए हैं, ये 3 विलयन हैं, या 2 विलयन ले लो। एक में हमने सिल्वर नाइट्रेट भरा है, एक में कॉपर सल्फेट भरा है, एक में जिंक सल्फेट भरा है। तो यहाँ हम देखते हैं कि ये जो पदार्थ हमने इनके अंदर भर दिए हैं, इनमें अगर हम एक ये इलेक्ट्रोड इनके पास हमने इसमें इलेक्ट्रोड लगा रखे हैं और इन इलेक्ट्रोडों को हमने श्रेणी क्रम में जोड़ रखा है। किसमें जोड़ दिया है? श्रेणी क्रम में इन्हें हमने जोड़ दिया है, और यहां से ये एक बैटरी के साथ विद्युत धारा में जुड़े हैं। तो ये श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो इसमें जो सिल्वर की मात्रा प्राप्त होगी वह सिल्वर के तुल्यांकी भार के समानुपाती होगी। इसमें जो कॉपर मिलेगा वो कॉपर की तुल्यांकी भार के समानुपाती होगा, और जिंक प्राप्त होगा जिंक के तुल्यांकी भार के समानुपाती होगा। और हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं? इसे हम ऐसे लिखते हैं, जो पदार्थ की मात्रा है वो समानुपाती हो गई किसके? उसके तुल्यांकी
भार के, माने W अपॉन E बराबर स्थिरांक। तो यदि एक से ज्यादा पदार्थ हैं, ये तो हो गया हमारा क्या, ये तो हो गया हमारा फैराडे का द्वितीय नियम। लेकिन जैसे हमारे पदार्थ हैं एक से ज्यादा, तो W1 अपॉन E1 बराबर W2 अपॉन E2, क्योंकि सब में एक ही बात होगी। W अपॉन E बराबर स्थिरांक, W3 अपॉन E3, ये हमारा आ जाएगा फैराडे का द्वितीय नियम। इसी नियम में हम आगे देखते हैं कि ये जो हमारा W1 है, इसे वैसे भी लिख सकते हैं W1 W2 बराबर E1 अपॉन E2। W1 को हम लिख देंगे Z1 IT और इसे लिख देंगे Z2 IT, E1 अपॉन E2। IT कट जाएगा, क्योंकि समान विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो समान समय पे समान धारा प्रवाहित करेंगे तो IT दोनों के लिए बराबर होगा। तो ये आ जाएगा Z1 अपॉन Z2 बराबर E1 अपॉन E2। तो ये हमें बताता है कि जो E है, अर्थात E समानुपाती Z, E किसके समानुपाती हो गया, Z के। जब E समानुपाती Z होगा तो हम समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, तो E बराबर आ जाएगा F गुना Z, और Z बराबर हम लिखेंगे, यहाँ F है फैराडे स्थिरांक। क्या है, फैराडे स्थिरांक। तो क्या हो जाएगा हमारा, Z बराबर E अपॉन F, और F की वैल्यू होती है 96,500। तो ये हमारी वैल्यू हो जाएगी। तो Z बराबर हो जाएगा तुल्यांकी भार बटे 96,500। तो ये हमारा यहाँ पे W1 अपॉन E1, W2 अपॉन E2, W3 अपॉन E3, ये हमारा क्या है, ये हमारा फैराडे का द्वितीय नियम है। और उससे हम आगे अगर बढ़े तो हम Z की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, वे भी इससे निकाल सकते हैं। सवाल देखते हैं हम। कॉपर सल्फेट के विलयन में 0.2 एम्पियर की धारा 1 घंटे तक प्रवाहित करते हैं। कितनी कॉपर मुक्त होगी। दिया है कॉपर का परमाणु भार 63.5। तो देखो कॉपर सल्फेट है तो कॉपर आयन बनेंगे और सल्फेट आयन, और कॉपर आयन इस प्रकार से मुक्त होगा, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और कॉपर बनाएगा। ठीक है, तो इससे अगर हम कॉपर का तुल्यांकी भार निकालें E, तो परमाणु भार बटे आवेश की संख्या, परमाणु भार हमें दे रखा है 63.5 बटे 2, 31.75 आएगा इसका तुल्यांकी भार। तो ये आ गया कॉपर का तुल्यांकी भार। अब हम पता है हमें Z की वैल्यू निकालनी है, तो E बराबर 96,500 होता है। तो E हमारे पास है 31.75 बटे 96,500, और फैराडे के प्रथम नियम से W बराबर Z गुना I इंटू T। W माने कितनी मात्रा कॉपर की मुक्त होगी, तो ये हमें W ही निकालना है। Z हमारा आ गया 31.75 बटे 96,500, ये हमने कहां से लिया, यहां से ले लिया। धारा 0.2 एम्पियर, टाइम हमारा 1 घंटा है, और 1 घंटे को अगर हम मिनट में बनाएंगे तो 60 गुना 60 मिनट और फिर 60 सेकंड की। तो ये हमें यहाँ इसे सॉल्व करके हमारा ग्राम में वैल्यू आएगी कॉपर की। तो इस प्रकार से हम इस सवाल को कर लेते हैं। सवाल से पहले हम समझ लेते हैं, हम जानते हैं फैराडे के प्रथम नियम से W बराबर Z इंटू IT, और हमने Z बराबर पढ़ा था E अपॉन 96,500 या E अपॉन F, क्योंकि F 96,500 के बराबर होता है। तो W बराबर क्या हो जाएगा, Z की जगह रख दो E अपॉन F इंटू IT।
E अपॉन एफ इंटू आई टी। यदि आई टी माने 1 फैराडे की विद्युत धारा प्रवाहित करें तो W बराबर हो जाएगा E अपॉन एफ इंटू एफ, एफ से एफ कट जाएगा, W बराबर E। अर्थात स्पष्ट है कि जब विलियम में 1 फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, कितनी, 1 फैराडे, तो पदार्थ की मात्रा उसके तुल्यांकी भार के बराबर प्राप्त होती है। जो हमें प्राप्त होगी वो कितनी होगी, 1 उसके तुल्यांकी भार के बराबर। 1 मोल इलेक्ट्रॉन बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश वो 1 फैराडे के बराबर होता है। अब 2 सवालों से आपको ये समझ में आ जाएगा कि कैसे होता है। मैं आपको सवाल समझा रहा हूं और ये समझ लीजिए आप। देखिए एक सवाल है, निम्न क्रिया में निम्न क्रिया से स्पष्ट करो कि 1 फैराडे विद्युत धारा से कितना एल्यूमिनियम प्राप्त होगा। और समीकरण है Al 3 पॉजिटिव प्लस 3 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू Al, और Al का परमाणु भार दे रखा है 27। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन को हम मानते हैं 3 फैराडे, अर्थात यहां पे जो वैल्यू आ गई 3 गुना 96,500 कूलाम आवेश हो गया। ठीक है, यदि हमें ये आवेश कूलाम में दे रखा हो तो हम कूलाम में यूज करेंगे, फैराडे में दिया तो फैराडे में। तो यहां से पता लगता है 3 फैराडे से प्राप्त एल्यूमिनियम कितना, पूरा 1 एल्यूमिनियम प्राप्त हो रहा है तो 27 ग्राम, और हमें कितने से प्राप्त करना है, 1 फैराडे से प्राप्त एल्यूमिनियम 27/3 बराबर 9 ग्राम। ठीक है, और मैंने आपको भी एक बात बताई थी, जब 1 फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो जो पदार्थ की मात्रा होती है वो उसके तुल्यांकी भार के बराबर होती है। तो इसे हम चेक भी कर लेंगे, 1 फैराडे से उतनी आ रही है नहीं। देखो एल्यूमिनियम पे 3 पॉजिटिव चार्ज होते हैं, यदि इसका तुल्यांकी भार निकालें तो 27/3 निकलेगा, माने 9 ही निकलेगा, और 9 ही ग्राम प्राप्त हुई। ठीक है, तो 1 फैराडे से हमेशा तुल्यांकी भार के बराबर ही हमारी धातु या पदार्थ की मात्रा प्राप्त होती है। दूसरा सवाल देख लेते हैं जो फैराडे के द्वितीय नियम पर आधारित है। सिल्वर नाइट्रेट तथा कॉपर सल्फेट के 2 विलयनों को श्रेणी क्रम में जोड़कर समान विद्युत धारा प्रवाहित की गई। दस 10.8 ग्राम सिल्वर प्राप्त होती है। कॉपर की निक्षेपित मात्रा ज्ञात करो। देखो भाई ये आसान सवाल है, कैसे करेंगे। सिल्वर नाइट्रेट मतलब सिल्वर आयन प्लस नाइट्रेट आयन, कॉपर सल्फेट कॉपर आयन प्लस सल्फेट आयन। ठीक है, यहां हमें Ag बराबर 108 दे रखा है और Cu बराबर 63.5, ये इनके परमाणु भार दे रखे। तो सिल्वर का तुल्यांकी भार हो जाएगा परमाणु भार बटे आवेश की संख्या। आवेश की संख्या कितनी है, 1, परमाणु भार 108 बटे 1 बराबर 108। कॉपर का तुल्यांकी भार निकालेंगे
तो 63.5/2, क्योंकि आवेश की संख्या 2 है तो बटे 2, 31 पॉइंट, ये देखेंगे हम 2 तिया 6, 13 2 6 12, 2 तिया 6, 3 निकाले 31, फिर 2 पंजे 2 सत्ते 14, 31.75 आएगा। कितना आएगा? 31.75। इसे देख लेंगे हम, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। 31.75, तो यहाँ हम 31.75 ले लेंगे कॉपर का तुल्यांकी भार, और इसके बाद हम देखेंगे फैराडे के द्वितीय नियम से W1/E1 बराबर W2/E2। तो W2 हमें निकालना है, ये हो जाएगा W1 गुना E2 बटे E1। मान रख देंगे, W1 की वैल्यू 10.8 है, E2 की वैल्यू 31.75 है, और ये है 108। पॉइंट हटाएंगे 10 आ जाएगा, और ये कट जाएगा, इसे करेंगे 3.175 किलो। ठीक है, ये हमारा कॉपर की वैल्यू आती है। इस प्रकार हम फैराडे के नियम को और विद्युत अपघटन को समझते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।